बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम एक नए आर्टिकल को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लास्ट आर्टिकल तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अच्छे तरीके से जान लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक मैप व्यू से या ग्राफिकल व्यू से अगर हमने देखना हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट जो है उसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनाई जाती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये हम इन डिटेल पिछले लेक्चर्स के अंदर जो हैं वो कर चुके हैं। अब एक नए कॉन्सेप्ट को इसके अंदर देखते हैं जिसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देना। फ्लक्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो एक सर्टन एरिया में से पास करती हैं, यानी वो सर्टन एरिया जो आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में रखते हैं तो उसमें से पास करने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। तो आइए इसके हम फॉर्मल डेफिनेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स it is defined as number of field lines passing through certain area is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे वो जो सर्टन एरिया है उसको भी हम डिफाइन करेंगे कि वो क्या है, उसकी खुसूसियात क्या हैं। उससे पहले हम बात करते हैं इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है। ये जस्ट एक नंबर है, यानी सिर्फ वो फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी जो एक ख़ास एरिया में से पास कर जाएंगी। बाकी की फील्ड लाइंस होंगी लेकिन हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहेंगे। लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास किसी जगह पर कुछ फील्ड लाइंस थी, वो इस तरह की सी, ये फील्ड लाइंस थी। अगर हमने एक ख़ास एरिया रखा, वो एरिया इस जगह पे, तो इसमें से दो फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 कहेंगे। इसी तरह अगर वो यहाँ पे यही एरिया रखते हैं तो इसी एरिया में से अगर 3 फील्ड लाइंस पास करती हैं तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 कहेंगे। मतलब एरिया की पोजीशन चेंज करने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बदल सकता है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये जस्ट नंबर होगा, यानी इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम इसको एक स्केलर क्वांटिटी के तौर पर डील करेंगे। हम कहेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट्स यूनिट is Newton per meter square, Newton meter square per coulomb। ये इसका यूनिट आ जाएगा, दिस इज एन एसआई यूनिट। फिर इसके एक और डेफिनेशन लिखते हैं जो बाद में हम फार्मूले से प्रूव भी करेंगे। हम उसको एंड पे ही बल्कि लिखते हैं, यहाँ पे उस डेफिनेशन की जगह हम छोड़ लेते हैं और हम उसको एंड पे जाकर डिफाइन करके प्रूव करके फिर हम उसको इसकी जगह पर लिखते हैं। अब यहाँ पे हम उस सर्टेन एरिया को डिफाइन करते हैं कि वो क्या चीज़ है और उसको किस तरह से डिफाइन करना है। हम उसको कंसिडर करते हैं बेटे वेक्टर एरिया। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उस वेक्टर एरिया को डिफाइन करते हुए हम कहते हैं द मैग्नीट्यूड of vector area
इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस, कि उस वेक्टर एरिया की जो मैग्नीट्यूड होगी वो सरफेस एरिया की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, एंड डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस, उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर उस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी। लेट्स सपोज दैट कि वी हैव एन एरिया, ये मेरे पास लेंथ और विड्थ है, तो इसको मल्टीप्लाई करके मैं इसकी एरिया जो है वो फाइंड कर लूँगा। तो इसकी लेंथ और विड्थ से मुझे उस सरफेस की जो वेक्टर की सरफेस के एरिया की जो मैग्नीट्यूड मिलेगी वही इस वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड होगी। मसलन लेंथ 2 मीटर है और विड्थ जो है वो 0.5 मीटर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मीटर स्क्वायर उस वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। जो लेंथ मल्टीप्लाई यानी जो फार्मूले से सिंपली आप मैथमेटिकल फार्मूले से ड्राइव करते हैं वही आएगी। अगर रेक्टेंगल शेप है तो रेक्टेंगल का फार्मूला लगा लें, स्क्वायर है तो स्क्वायर का लगा लें, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर उसका फार्मूला लगा के जो फार्मूले से मैग्नीट्यूड निकलेगी वो इस वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड होगी। डायरेक्शन की बात करते हैं, जो कि हमने इसको वेक्टर कहा है, तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसको एन यूनिट वेक्टर के साथ लिखेंगे तो ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आ जाएगी। अब इसको शो करते हैं तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इनटू एन यूनिट वेक्टर के बराबर आ जाए। ये हमारे पास उस वेक्टर एरिया की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। ये वेक्टर एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या मैं इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ, इसकी रीज़न है बेटे, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि उस खास सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया को डिफरेंट पोजीशन रखने पर उसमें से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बदल जाती हैं। तो हम बजाय इसके कि हर दफ़ा उसकी पोजीशन को इंडिकेट करें, हम इस वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में एंगल को इंडिकेट कर देंगे, वही हमारी इस सारी सिचुएशन को समझा देगा। तो आइए एक एग्जांपल करते हैं फॉर द मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स, maximum flux indicate that कि maximum field lines will be passing through certain area. Let's suppose that कि किसी जगह पर electric field lines along the x-axis है, ये electric field lines की direction, और इसके सामने आपने एक वेक्टर एरिया इस तरह से खड़ा कर दिया ताकि सारी की सारी फील्ड लाइंस इसमें से पास कर दें। लेट्स सपोज दैट कि मैं वो एरिया ये कंसिडर कर लेता हूँ कि मेरे पास ये एक खास स्पेसिफिक सर्टेन एरिया है। इस एरिया को मैंने ऐसे किताब को ऐसे रखा और इसमें से फील्ड लाइंस को मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी फील्ड लाइंस इसमें से पास कर जाएंगी, तो हम कहेंगे उस वक्त फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ये फील्ड लाइन। चूंकि आपने इस किताब को इस तरह से खड़ा किया था, आपको पता है किताब के ऊपर नॉर्मल परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया होगा, तो वेक्टर एरिया इस ब्लू मार्कर की सिमत में इस डायरेक्शन में आएगा। तो मैं यहाँ पर उसको वेक्टर एरिया की ये सिमत शो करूंगा, ये ए वेक्टर है और हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब दो तरह से आप इस चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप कहेंगे सरफेस, ये है सरफेस जो ब्लैक कलर की यहाँ पे नजर आ रही, और ये जो एरो है ये ब्लैक वेक्टर, ये वेक्टर एरिया का है, ठीक है। अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर हो तब भी फ्लक्स मैक्सिमम होगा, सारी लाइंस पास कर जाएंगी। या आप कह लें कि वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो तब भी फ्लक्स मैक्सिमम होगा और सारी की सारी फील्ड लाइंस जो है उसमें से पास कर जाएंगी। इस दोनों तरीकों के साथ आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं ये दोनों स्टेटमेंट लिख देता हूं कि इफ सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर और वेक्टर एरिया, सरफेस एरिया बेहतर नहीं है, वेक्टर एरिया
पैरेलल टू field lines, then flux will be maximum। ये एक तरतीब होती है, आप इस तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन ई एंड ए उसे थीटा बोल देता हूँ और थीटा को मैं 0 डिग्री कह सकता हूँ। इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए फिर मैं जगह छोड़ देता हूँ यहाँ पर कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम बाद में करेंगे। अब इसके दूसरे केस के ऊपर चलते हैं जो कि है मिनिमम फ्लक्स के लिए, यानी जब वेक्टर एरिया भी मौजूद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी मौजूद हों, लेकिन कोई भी लाइन उस वेक्टर एरिया में से पास ना करे, तो उस वक्त फ्लक्स जो होगा वो मिनिमम कंसिडर किया जाएगा। तो हम उसके लिए मिनिमम फ्लक्स, सिमिलरली यही चीज कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अलोंग एक्स एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, दिस इज ई, और इसके इस डायरेक्शन में ये हमने एक सरफेस रख दी। अब सरफेस इस तरह से है कि ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये ऐसे जा रही थी, लेकिन आपने सरफेस किस तरह से रखी, सरफेस ऐसे रख दी। कुछ फील्ड लाइंस उसके ऊपर से पास कर जाएंगी, कुछ नीचे से पास कर जाएंगी, तो इस एरिया के अंदर से कोई फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, तो हम कहेंगे जी फ्लक्स इज मिनिमम। याद रखिएगा कि डेफिनेशन वही है कि वो फील्ड लाइंस जो किसी सर्टेन एरिया में से पास कर जाए, सिर्फ उसी को फ्लक्स कहना है। अगर फील्ड लाइन पास नहीं करेंगी तो आप फ्लक्स को मिनिमम कंसिडर करेंगे। लेकिन इस केस में हुआ क्या, इस केस में एरिया जो हमारे पास सरफेस है, यहाँ पे सरफेस परपेंडिकुलर थी, यहाँ पे सरफेस पैरेलल है, यानी उसी सिमत में सरफेस की एक लाइन है। मतलब अगर आप ये देखें तो ये मेरे पास फील्ड लाइन जा रही है, तो सरफेस के साथ साथ चल रही है, तो सरफेस के पैरेलल है। लेकिन आपको पता है कि जो वेक्टर एरिया होता है वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो वेक्टर एरिया तो ऊपर को होगा, तो वेक्टर एरिया की ये डायरेक्शन है, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही हैं, तो वेक्टर एरिया के साथ ये कितना एंगल बना रही है, 90। ये दो बातों को आपने अच्छे तरीके से समझना है कि सरफेस जब परपेंडिकुलर होती है तो वेक्टर एरिया पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। इसी तरह सरफेस जब पैरेलल होगी तो वेक्टर एरिया जो आएगा वो ऊपर की सिमत में, यानी वाई एक्सिस की सिमत में होगा, और वो परपेंडिकुलर होगा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सही है, और परपेंडिकुलर को एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हम कंसिडर करेंगे। तो मैं यही लाइन इसके लिए लिखूंगा, इफ द सरफेस हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया perpendicular to the electric field lines, then flux will be minimum. No field line will be passing through it and flux will be minimum. उस वक्त flux minimum होगा, ये minimum flux की definition है, और एंगल थीटा between E and A is equal to 90 आ जाएगा। E और A के दरमियान में एंगल 90 कंसिडर किया जाएगा। अब हम इन तमाम चीज़ों को समझते हुए कि फील्ड लाइंस कब पास करेंगी तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, फील्ड लाइन का पास नहीं करेंगे तो फ्लक्स मिनिमम होगा, सरफेस परपेंडिकुलर होगी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, या वेक्टर एरिया पैरेलल होगा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो फ्लक्स जो है वो बेटे मैक्सिमम होगा। सरफेस पैरेलल, ये डेफिनेट, जैसे जैसे मैं अल्फाज बोल रहा हूँ आपके जहन में डायग्राम आनी चाहिए। सरफेस पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो फ्लक्स मिनिमम होगा, या वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो फ्लक्स मिनिमम होगा, और एंगल थीटा जो है ये वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में होता है। अब एक जर्नल केस के ऊपर बेटे हम डिस्कशन करते हैं कि जिसमें फ्लक्स ना तो मैक्सिमम हो, यानी ना तो एंगल थीटा 90 हो, ना एंगल थीटा जो है वो 0 हो,
बल्कि ये दरमियान में कोई सिचुएशन जो है वो बिल्डअप हो जाए, तो उसको हम जनरल केस का नाम दे देते हैं, जनरल केस। इस केस में देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन बिल्डअप होगी। अब ना तो वो सरफेस ऐसे होगी ना बिल्कुल ऐसे होगी, बल्कि इस तरह टिल्ड सरफेस जो है वो हम बनाते हैं कि मेरे पास वो सरफेस कुछ इस तरह से, ये ऐसे पड़ी हुई है। अब इसका वेक्टर एरिया डेफिनेटली इस सरफेस के ऊपर तो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो कुछ ऐसे नजर आएगा। अब यूँ समझ लें कि जैसे मेरे हाथ में ये मैंने मार्कर दे दी, ये परपेंडिकुलर मेरे हाथ के, मैं हाथ को ऐसे रखूंगा तो ये परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा, मैं हाथ को ऐसे कर लूँगा ये परपेंडिकुलर इस तरफ आ जाएगा, हाथ को ऐसे करूँगा ये परपेंडिकुलर टिल्ड हो जाए। तो इसी तरह इस सरफेस को मैंने इस तरह से रखा तो ये परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में चला गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके इस तरह से जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक एन एंगल थीटा विद इट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके साथ एंगल थीटा बना रही, ये ई आ गया। लेकिन हम तो कुछ भी नहीं जानते ऐसी सरफेस के बारे में जो टिल्ड हो। हम तो जानते हैं या तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, यानी हमारे पास या तो परपेंडिकुलर सरफेस होगी या पैरेलल सरफेस होगी। तो इसका इलाज ये है कि आप अपनी सरफेस को रिजॉल्व कर लें इनटू इट्स कंपोनेंट। तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए आप सरफेस को रिजॉल्व करेंगे तो सरफेस ही मिलेगी। ये मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये दूसरी, तो ये एक आपके पास परपेंडिकुलर सरफेस आ गई, ठीक है। इसी तरह एक सरफेस आपके पास ये नीचे आ जाएगी बॉटम में। अब इसको इस तरह से हम समझते हैं कि लेट्स सपोज दैट कि अगर मेरे पास ये सरफेस इस तरह टिल्ड आ जाती है तो फिर क्या होगा, फिर मेरे पास दो सरफेसेस आएंगी। एक सरफेस इसके ऊपर से जो परपेंडिकुलर गिराएंगे ये बुक के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ, और दूसरी सरफेस जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इन दो सरफेसेस को मिलाऊंगा, दोबारा देखिएगा कि ये सरफेस और ये सरफेस, ये पैरेलल सरफेस, ये ऊपर परपेंडिकुलर सरफेस, इन दोनों को मिलाऊंगा तो वो टिल्ड सरफेस जो है वो मेरे पास बन रही होगी। उस टिल्ड सरफेस में इस को मैं शेड कर देता हूं, ये जो शेडेड सरफेस है ये परपेंडिकुलर, इसमें फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ठीक है, और जो नीचे पड़ी हुई है उसमें फ्लक्स जीरो होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये नीचे पड़ी हुई सरफेस जो ऐसे होती है उसमें उसके ऊपर से फील्ड लाइन गुजर जाएंगी या नीचे से, उसमें फ्लक्स जीरो है। तो इसका मतलब हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका फ्लक्स तो जीरो है। सिर्फ इस शेडेड एरिया का फ्लक्स निकल आए तो हम अपना फ्लक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। अब शेडेड एरिया का फ्लक्स निकालना बहुत आसान है। आप शेडेड एरिया की मैग्नीट्यूड ले लें और जो फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें तो वो फ्लक्स आ जाएगा जो शेडेड एरिया में से गुजर रहा होगा। तो मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको रिजॉल्व तो हमने कर ही लिया है, अब इसको और देखते हैं। ये एंगल थीटा है अगर किस किस के दरमियान में, वेक्टर एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई के दरमियान में। और वेक्टर एरिया आपको पता है ये सारी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इस ब्लैक लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक हो गया, ये 90 आ गया। और ये जो ब्लू लाइन जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये इस शेडेड सरफेस के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर है। अब जरा गौर कीजिएगा जो बात बोलने लगा, वेक्टर एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल थीटा है, तो इस वेक्टर एरिया ए का परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है और शेडेड एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर ब्लू लाइन थी तो उसका परपेंडिकुलर ये शेडेड एरिया बन गया। तो जो दो लाइंस के दरमियान में एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान में एंगल होता है। ये हम चीज अच्छे तरीके से जानते हैं, ये मैथ का असूल है। तो हम कहते हैं इन दो लाइंस के दरमियान में ब्लू और ब्लैक में एंगल थीटा है, तो ब्लू का परपेंडिकुलर ये रेड सरफेस है, ब्लैक का परपेंडिकुलर ये ब्लैक लाइन है, तो यहां पर बनने वाला एंगल जो होगा वो थीटा होगा। अब आपको पता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस होती है वो तो ए होती है, तो अब आप रिजॉल्व ए को ही करेंगे। एक थीटा के सामने वाली साइड ये वाली आ जाएगी ए साइन थीटा और ये आ जाएगी ए कॉस थीटा।
अब मैंने बताया था कि अगर आप परपेंडिकुलर सरफेस में फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड लें और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा आ गई और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड ई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ई इंटू ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा का फ्लक्स तो जीरो होगा क्योंकि वो पैरेलल सरफेस है, उसमें कोई भी फील्ड लाइन नहीं हो। फ्लक्स का सिंबल बेटे फाई होता है, तो ये बेटे बन जाएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब ये याद रखना इंतहाई आसान हो गया हमारे लिए कि फ्लक्स किसी भी जगह पर आपने लेना हो तो वो बिल्कुल आसान है। क्या है भला? वो है जी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया की मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा, कॉज ऑफ एंगल थीटा बिटवीन ई एंड ए। और थीटा एंगल देखें किस किस के दरमियान में है? ई और ए के दरमियान। यानी अगर आप मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं तो इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया ए एंड कॉज ऑफ एंगल थीटा बिटवीन ई एंड ए। तो ये मैथमेटिकली आपको फ्लक्स की वैल्यू निकल आएगी। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में और लिखें, यही चीज बल्कि इधर पहले अप्लाई करें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। इधर एंगल थीटा ई और ए के दरमियान में कितना था? 0 डिग्री। तो मैं वही फार्मूला अप्लाई करता हूं, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज 0 की वैल्यू 1 आएगी, तो बेटे फाई हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? फाई इज द फ्लक्स डेट इज इक्वल टू ई ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट यानी फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज 90 0 होगा तो हमारे पास फ्लक्स मैथमेटिकली भी 0 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी हमारे पास फ्लक्स 0 आ गया और मैथमेटिकली भी हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। अब ई ए कॉस थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं ई डॉट ए कि फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए। यही उसकी दूसरी डेफिनेशन थी जो मैंने वहां पे जगह छोड़ी थी, वो यहां पे हम लिख देते हैं उसकी सेकंड डेफिनेशन। हम कहते हैं कि फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फ्लक्स फील्ड वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट है, इसके साथ आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन जो है वो हमने निकाली, ये सेकंड डेफिनेशन। अच्छा, लिखते हुए जो जो पॉइंट्स मैंने मिस किए हैं वो बाद में जाकर रिप्लेस किए हैं, लेकिन आप आर्टिकल करते हुए इसको बेशक किसी तरतीब से लिखते जाएं। यानी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी साथ ही लिखें, इसका कॉन्सेप्ट भी साथ ही लिखें और बताएं कि फील्ड लाइन मैक्सिमम कब पास करती है, मिनिमम कब करती है, और दूसरी डेफिनेशन भी उसके साथ ही लिखें। चूंकि मैंने आपको समझाना था यहाँ पे, इसलिए मैंने दूसरी डेफिनेशन प्रूव करने के बाद आकर आपको समझाई। अच्छा, ये तो था हमारा इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आर्टिकल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी बनाई जा सकती है। उसको बनाने के लिए हम ये डेफिनेशन लेंगे, यानी मैक्सिमम फ्लक्स वाला केस लेंगे और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म पे जाएंगे। आपको पता है मैथमेटिकल फॉर्म मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो उसी वक्त होता है जब सरफेस परपेंडिकुलर हो। तो उस वक्त हमारे पास E इंटू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ A, इनका प्रोडक्ट सिंपल आ जाता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। तो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द फ्लक्स डिफाइन करनी हो तो जरा उस चीज को देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डेफिनेशन करनी, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा जी E इज इक्वल टू फाई ओवर ए। लेकिन ये मैं सबके लिए नहीं लिख सकता, ये सिर्फ मैक्सिमम फ्लक्स के लिए ये लिख सकता हूं, क्योंकि उसमें ये दोनों मैग्नीट्यूड के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। अदरवाइज आप डॉट प्रोडक्ट में एरिया को इसके डिवीजन में नहीं ले जा सकते। तो मैं E इज इक्वल टू फाई ओवर ए। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखते हुए ये कंडीशन दरमियान में इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं डेफिनेशन करूंगा फ्लक्स में से। वैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पहले फोर्स की टर्म में की है, लेकिन अब हम फ्लक्स की टर्म में करेंगे। फोर्स की टर्म में इसकी डेफिनेशन क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट चार्ज।
लेकिन अब फ्लक्स के टर्म में इसकी डेफिनेशन जो है वो कुछ और होगी। वो क्या होगी कि व्हेन surface area is equal to 1 meter square and surface held perpendicular to field lines, then the number of field lines passing will be equal to electric flux, sorry, electric field। क्या है जी डेफिनेशन इसकी कि अगर सरफेस एरिया ये वाला 1 मीटर स्क्वायर हो और सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर हो टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास करें, तो परपेंडिकुलर पड़ी हुई सरफेस में जितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस में से पास करेंगी वो सारी की सारी फील्ड लाइंस जो है उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ जाएंगे। जैसे मैंने ये सादा करके समझे, इसको ज़्यादा दिक्कत लेके या स्ट्रेस लेके समझने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को लास्ट टाइम फोर्स कह दिया था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कह दिया, लेकिन दोनों के लिए एक कंडीशन लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के बराबर तब होगी जब 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है। तो वो जितनी फोर्स होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इस केस में हमने कहा कि सरफेस परपेंडिकुलर हो और 1 कूलम चार्ज की बजाय 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो, तो जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी वो सारी की सारी फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर हो जाएंगी। ये था जी आज का आर्टिकल। होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।